एशियन इवेंट न्यूज़ चैनल में यहाँ आपसे विशेष बात के लिए जो राजनीतिक क्षेत्र की वर्तमान जो स्थिति है उस पर, और उसके बाद आप समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो उन सब गतिविधियों को देखते हुए हम लोग एक सामाजिक, राजनीतिक और सोशल रिफॉर्म की बात करते हुए आपसे बात करना चाहते हैं। इसके लिए आपने मुझे समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और चाहता हूँ कि आपके चैनल के दिन प्रतिदिन प्रगति के रास्ते खुलें। जी धन्यवाद सर। हमारा एक सवाल है, आप पूर्वांचल के एक बहुत बड़ी विवाह सम्राट के रूप में हस्ती रहे और आज भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, तो इसका क्या कारण रहा कि और जो आपके प्रतिद्वंदी लोग रहे वो आप समकालीन या आपके आगे के क्यों नहीं आपके सामने वो टिक पाए, ऐसा क्या कारण? मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं टिक पाए। सभी गायक हमसे अच्छे गाने वाले थे। हमारे समय में स्वर्गीय बुल्लू जी थे, स्वर्गीय रामदेव जी थे, स्वर्गीय हीरा जी थे। अब तो थोड़े दिन पहले बिरहा के भीष्म पंडित परशुराम यादव जी भी चले गए, बेचन राजभर भी चले गए, हैदर अली जुगनू चले गए, राम कैलाश यादव जी भी चले गए। ये सब लोग बहुत वरिष्ठ कलाकार थे। अंतर सिर्फ इतना ही था कि मैंने उन बिंदुओं को समाज के बीच में रखा कि आखिर यह जो व्यवस्था चली आ रही है उसमें इंसान इंसान का दर्जा क्यों नहीं पा रहा है, आखिर कारण क्या है। 5000 वर्ष से आदमी को जानवर से भी बदतर समझ करके कमर में झाड़ू बांधा गया, गले में हाड़ी बांधी गई, कुएं पर चढ़ने नहीं दिया गया, अधिकार से वंचित किया गया। आज़ादी के मिले हुए 47 के बाद से भी अगर देखा जाए तो 90% लोगों की यही दशा है। उठो, भारत में जिसकी हिस्सेदारी है, भागीदारी होनी चाहिए हर क्षेत्र में। इसके लिए मैंने जागरण और चेतना जगाने के लिए रात रात भर लोगों के बीच में लाउड स्पीकर लगा करके बात किया। उस समय हजारों लोग, लाखों लोग हमें सुनने के लिए आते थे। और एक समय था कि काशीनाथ आज मार दिए जाएंगे, कल मार दिए जाएंगे, क्योंकि व्यवस्था के खिलाफ पूज्यनीय डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि राजनीतिक विरोध तो आसान है लेकिन सामाजिक विरोध बड़ा मुश्किल है। और मैं सामाजिक विरोध कर रहा था। जब तक सामाजिक चेतना नहीं आएगी तब तक राजनीति में हमारे लोग आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए राजनीति की वह कुर्सी जहाँ से गरीबों के तकदीर के ताले खुलते हैं वहाँ सामाजिक चेतना आवश्यक है। सामाजिक चेतना में ही शिक्षा आती है, संगठन आता है, संघर्ष आता है। तो इसके लिए मैंने दिन रात एक किया। जहाँ हमारे प्रतिद्वंदी कलाकार गाते हमसे अच्छा थे लेकिन रामायण महाभारत गाते थे, मैं भी रामायण महाभारत गाता था, लेकिन रामायण महाभारत में किस तरीके से साजिश के तहत हमें धार्मिक बातों को बता करके हमें उलझाया गया है। क्योंकि अगर किसी देश को, किसी मुल्क को बर्बाद करना हो तो वहाँ के लोगों को धर्म में उलझा दो, देश बर्बाद हो जाएगा। सर इसी के साथ एक छोटा सा सवाल और है हमारा। आपने ये तो अपनी विरासत बताई, जिस विरासत को लेके आप आगे बढ़े। अब मैं एक राजनीतिक प्रश्न आपसे कर रहा हूँ। राजनीतिक प्रश्न ये है कि पूर्वांचल राजनीतिक रूप से, पूर्वांचल की जो ज़मीन है राजनीतिक रूप से बहुत ही उपजाऊ है। जिस तरीके से राजनीतिक रूप से उपजाऊ है, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने क्या सोच के आपको राजनीति में लाए थे कि आप उस समाजवाद की एक पुरजोर धारा आपने
जो जुड़ी वो धारा आज भी चल रही है, उसी तरीके से चलती रहेगी आगे। और आपका क्या योगदान इसमें सामाजिक परिवर्तन लाने में आएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ऋणी हूँ मान्यवर कांशीराम जी का कि मेरी विरह को उन्होंने सुना और 93 में वो मुझे टिकट देना चाहते थे जहूराबाद से, लेकिन किन्हीं कारणों से जब पूर्वांचल के लोग कहने लगे कि काशीनाथ की विरह में लाखों लोग इकट्ठा होते हैं और किसी को जो दिन में बात कहने की हिम्मत नहीं है वो काशीनाथ रात में कहते हैं, हम जब चुनाव लड़ेंगे तो ये क्षेत्र में आ जाएंगे तो हम लोगों का वोट बढ़ जाएगा। मेरा टिकट काट दिया मान्यवर कांशीराम जी ने और कहा कि जाओ काशीनाथ प्रचार करो, अगर टिकट दे देंगे तो एक अकेले एमएलए हो जाओगे और नहीं टिकट दे रहे हैं तो 20, 25, 30 एमएलए को जिता करके ले आने की क्षमता तुम्हारे में है, जैसा लोग कह रहा है। लेकिन अगर 30 भी एमएलए जीत गए तो तुम्हें एमएलसी बनाऊंगा। मैं शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ, ऋणी हूँ कि मैं धनबाद में विरह गा रहा था और मुझे स्पेशल संदेश वाहक के जरिए बुलवा करके मान्यवर कांशीराम जी ने 5 मई 1994 को हमें एमएलसी बनाया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी अपने सिद्धांतों से जब भटक गई, जिनके खिलाफ हम बोल रहे थे वही जब आकर के बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने लगे तो मैंने पूजनीय नेताजी के शरण में जाकर के अपनी बात कहा। उन्होंने स्वीकार किया, क्या चाहते हो? हमने कहा कुछ नहीं चाहते हैं, बस जब मैं चाहूँ आपसे मुलाकात हो जाए। 2000 में भी मैं कहा नहीं, लेकिन पूजनीय मुलायम सिंह जी ने बुला करके हमें एमएलसी बनाया। हमारे काम से प्रभावित होकर के 2006 में जब फिर मैं गया तो उन्होंने कहा काशीनाथ में इतना काम करते हो पार्टी का कि मैं भी तुम्हारा टिकट नहीं काट सकता। और नेताजी का ये कहना कि मैं भी जो टिकट देने वाला है वही कहता हो कि मैं भी तुम्हारा टिकट नहीं काट सकता, तो क्या बाकी रह गया जो नहीं दिया। और हमारे लिए ही 1999 में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का गठन किया माननीय नेताजी ने और उस सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का पहला अध्यक्ष हम हुए। 2016 तक रहे और 2016 में राष्ट्रीय कमेटी का निर्माण किया सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का पूजनीय नेताजी ने। उसके भी पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हम ही हैं और आज तक हैं। हम और हमारे कलाकार, आज तो समाजवादी पार्टी में कलाकारों की एक फौज है जो अपने गीतों के माध्यम से समाजवादी नीतियों को, समाजवादी पार्टी की उपलब्धियों को जन जन तक बताने का काम करती है। और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है, जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी तादाद है भागीदारी मिलनी चाहिए। इस बात को भी हमारे कलाकार पुरजोर तरीके से देश में और प्रदेश में भी मजबूती से अपने गीत के माध्यम से रखने का काम कर रहे हैं। सर, एक और चीज़ से जुड़ा हुआ कि वो तो श्रद्धेय मुलायम सिंह जी की बात रही। अब वो वर्तमान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, क्या आप पुरानी पीढ़ी के लोग हैं और अखिलेश जी के साथ इस वक्त नई पीढ़ी है, क्या नई और पुरानी पीढ़ी के बीच कभी असमंजस दिखाई दिया या सेतु का न बनना दिखाई दिया? कभी ऐसी कोई बात आई आप लोगों के बीच? क्योंकि ऐसा मैंने देखा है कई जगह कि पुरानी पीढ़ी के लोग और नई पीढ़ी के लोगों के बीच फ्रैक्शन आ गया। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी एक ऐसे नेता हैं जो व्यवहार कुशल हैं और काम करने वाले को तरजीह देते हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं, मैं तो एक तरीके से पुरानी पीढ़ी का ही कहा जाऊंगा, लेकिन ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। जितने भी नए नौजवान हमारे नेता हैं
वो भी हम लोगों की कदर करते हैं। एक बात बताएं आपको कि लोग कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, लेकिन जवानी एक चौराहा है। यही जवानी सुल्ताना डाकू बनाती है, यही जवानी आवारा बनाती है, यही जवानी अमिताभ बच्चन बनाती है, यही जवानी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, भगत सिंह, और यही जवानी पूजनीय मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी को भी बनाती है। तो जब जवानी और तजुर्बा, अकेले जवानी कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकती। जब जवानी और तजुर्बा एक साथ मिलकर के लड़ाई लड़ते हैं तो कोई भी लड़ाई जीत ली जाती है। आज हमारे नौजवानों के पास पार्टी में, समाजवादी पार्टी में जितने नौजवान हैं उतने नौजवान किसी पार्टी में नहीं हैं। तो नौजवानों की नौजवानी और हम बुजुर्गों का तजुर्बा एक साथ मिलकर के काम कर रहा है। हम 2024 भी जीतेंगे और 2027 भी जीतेंगे। सर, एक लास्ट सवाल और है, क्या जिस तरीके से देश के अंदर बिहार राज्य ने जातिगत जनगणना की शुरुआत की, तो उत्तर प्रदेश में भी या सेंट्रल लेवल पे जातिगत जनगणना होनी चाहिए, या जिस तरीके से सरकार ने महिला आरक्षण बिल पर एक ओबीसी के और एससी एसटी के प्रति बेरुखी दिखाई, वो कहाँ तक जायज आप मानते हैं? देखिए, जहाँ तक जातिगत जनगणना का सवाल है, 1919 में अंग्रेजों ने जातिगत जनगणना कराया। आखिर जब हम गुलाम थे तो जनगणना हुई, आज़ादी में क्यों नहीं? और दूसरी बात कि पशुओं की अगर जनगणना आप कराते हैं तो इंसान की क्यों नहीं? और यह बहुत पहले हो जानी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने संघर्ष छेड़ा है कि अगर जब मुझे ताकत मिलेगी, जब जनता हमें कलम में ताकत देने का काम करेगी, हम जातिगत जनगणना कराएंगे और जिसकी जितनी तादाद है उसकी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। और ये तभी मिल सकती है जब जातीय जनगणना हो। बिहार में हो रही है, हमारे यहाँ भी होनी चाहिए, और हमारे यहाँ ही केवल नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर संविधान ने दिया है ये अधिकार कि जिसकी जितनी तादाद हो उतनी उसकी हिस्सेदारी हो। हमें डीएम भी उतने चाहिए, हमें सीएम भी उतने चाहिए, हमें पीएम भी उतने चाहिए। हमें हर क्षेत्र में जब जातीय जनगणना होगी तो हमें अधिकार मिलेगा। अगर आज मंडल कमीशन लागू हो जाए तो 12 करोड़ लोगों को 2 दिन के अंदर ओबीसी को नौकरी मिल सकती है। यह आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को लोग ठीक से समझते हैं, लेकिन हमारे लोग इसको आज तक नहीं समझ पा रहे हैं। धन्यवाद।